A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. मतलब खूबसूरत चीज़ों से मिलने वाली खुशी कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि समय बीतने के साथ साथ वो और बढ़ती चली जाती है। कितनी खूबसूरत बात कही है ना जॉन कीट्स ने। तो आज हम इसी पोम को पढ़ने वाले हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर। पर उससे पहले हम इससे जुड़ी कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पोम को रीड करेंगे। तो ये जो पोम है आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। ये एक बड़ी पोम जिसका नाम है एंडीमियन, जो कि पब्लिश की गई थी 1818 में। ये उसका शुरुआती पंक्तियाँ हैं और ये जो एंडीमियन है ये बेस्ड है ग्रीक माइथोलॉजी पर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और एंडीमियन का सब टाइटल है अ पोइटिक नोवेल। इसे पोइटिक नोवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये पोएम की फॉर्म में है, और नोवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है और ईच पार्ट में 1000 से भी ज़्यादा लाइंस हैं, यानी 4000 से भी ज़्यादा लाइंस हैं इस पोम की। तो इसीलिए इसे पोइटिक नोवेल की संज्ञा दे दी गई है और इसको पब्लिश कराया है टेलर और हेसी ने, ये पब्लिशर के नाम है। और ये पोम जॉन कीट्स ने डेडिकेट की है टॉमस चैटरटन को। ये एक दूसरे पोइट हैं। ऐसा माना जाता है कि जो टॉमस चैटरटन है उन्होंने महज 17 ईयर्स की उम्र में सुसाइड कर लिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जहाँ एक तरफ जॉन कीट्स ने इतनी खूबसूरत पोम लिखी है, इनका 2 लोगों ने जमकर क्रिटिसिज्म भी किया है इस पोम का, और वो लोगों के नाम हैं जॉन गिब्सन लोकहार्ट, और जो कि लिखा करते थे क्वार्टरली रिव्यू मैगज़ीन में, और दूसरे हैं विल्सन क्रॉकर जो कि लिखते थे ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगज़ीन में। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि जो ग्रीक माइथोलॉजी थी उसकी स्टोरी क्या थी, जिस पर कीट्स ने अपनी एंडीमियन पोएम को बेस किया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शेफर्ड होता है। शेफर्ड क्या होता है? जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, गड़ड़िए, और उसका नाम होता है एंडीमियन। और दूसरी तरफ एक गॉडेस होती है, मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, उसका नाम होता है सेलिन। और कहीं कहीं पर आपको डायना भी लिखा हुआ मिलेगा, सेलिन या फिर डायना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और उनके फादर का नाम है ज्यूस। तो होता क्या है कि ये जो एंडीमियन है शेफर्ड, ये एक दिन अपनी भेड़ चराते चराते कहीं गुफा के बीच में जाता है और रात हो जाती है और वहाँ पर ये जाकर सो जाता है। तो ये जो चंद्रमा की देवी है ऊपर से आसमान से ऑब्ज़र्व कर रही होती है, सारी चीज़ों को देख रही होती है, धरती का मुआयना कर रही होती है। तो इसकी नज़र अचानक सोते हुए एंडीमियन पर पड़ती है और ये उसको इतना खूबसूरत लगता है ना कि ये इसके प्यार में पड़ जाती है। इसको लव एट द फर्स्ट साइट हो जाता है। तो ये अपने फादर के पास, ज्यूस के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे उससे प्यार हो गया है एंडीमियन से, और आप इसे जो है इमॉर्टल कर दीजिए, क्योंकि वो खुद तो गॉडेस है ना और वो इमॉर्टल है। पर ये जो एंडीमियन है वो धरती से आया है तो वो मॉर्टल है। तो वो कहती है कि इसको एंडीमियन को आप इमॉर्टल कर दीजिए, पर जो उसकी खूबसूरती है जिससे मैं मोहित हुई हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छी भा गई है मेरे मन को, वो वैसा ही बना रहे। तो ये ज्यूस क्या करता है कि इसको एंडीमियन को, जो शेफर्ड है, इसको ये इमॉर्टल कर देता है, पर साथ ही साथ क्या करता है कि इसे एटर्नल स्लीप में, कि वो हमेशा सोता ही रहेगा, इमॉर्टल भी हो जाएगा और सोता भी रहेगा। अब यहाँ पर एक तरफ अमर कर दिया उसे और दूसरी तरफ एटर्नल स्लीप में डाल दिया, जो कि एक डेड बॉडी के समान ही है, डेथ के समान ही है। तो ये यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि जो 2 अपोजिट चीज़ें होती हैं ना, जन्म और मृत्यु, रात और दिन, सुख और दुख, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब अपोजिट चीज़ें, ये साथ साथ चलती हैं और इसी में इसकी खूबसूरती है। आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इसमें फिर से नई नई कोपलें फूट जाती हैं। तो पत्ते झड़े तभी तो नई कोपलें फूटी, है ना। तो ये जन्म और मृत्यु की खूबसूरती है, ये दिखाया गया है। और अब हम जान लेते हैं कि जो कीट्स हैं उन्होंने अपनी पोम एंडीमियन में क्या स्टोरी बताई है।
तो इससे पहले हमने देखा कि ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी में जो एक्टिव रोल प्ले कर रही थी वो कौन थी, गॉडेस थी, और एंडीमियन को निष्क्रिय इनएक्टिव दिखाया गया था। पर यहाँ पर जॉन कीट्स की जो एंडीमियन पोम है ना, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन रहेगा, एंडीमियन। और यहाँ पर जो पहले डायना और सेलेन नाम था चंद्रमा की देवी का, मून गॉडेस का, वो कीट्स ने बदल कर उसका नाम सिंथिया रख दिया है। तो अब ये जो जॉन कीट्स की पोम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो बाकी सारे शेफर्ड्स हैं, यंग शेफर्ड्स, वो एक वेदी के पास, जो कि उनके देवता की वेदी है जिनका नाम है पान या फिर पैन, आप जो भी कहें, PAN है, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप इसे। तो उसके पास वो प्रेयर कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और जो ओल्डर वन है वो क्या है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पर ये जो एंडीमियन है ना, ये थोड़ा सा सिक सा दिखाई दे रहा है, बीमार सा दिखाई दे रहा है, इसे नींद सी चढ़ी हुई है। तो इसकी जो बहन होती है उसका नाम होता है पियोना। अब पियोना इसको क्या करती है कि एक कमरे में ले जाती है, तो ये वहाँ पे जाके सो जाता है। और जब ये सो जाता है तो ये अपने ड्रीम में देखता है कि जो चंद्रमा की देवी है वो इसके पास आई है, उसने इसको किस किया है, और ये उसके प्यार में खो जाता है। तो जब ये उठता है तो अपनी सारी जो ड्रीम्स के बारे में ये अपनी बहन को बताता है, और ये बताता है कि मुझे चंद्रमा की देवी से प्यार हो गया है और मैं उसको ढूंढ कर रहूँगा, ये फैसला ले लेता है। तो फर्स्ट पार्ट में तो इसके ड्रीम के बारे में बताया गया है, जो कि बाकी सारे पार्ट का एक बेस क्रिएट करती है। और सेकंड पार्ट में क्या है कि अब ये चल पड़ा है गॉडेस की तलाश में, तो ये अंडरवर्ल्ड जर्नी करता है, और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है एडोनिस एंड वीनस से। अभी जो एडोनिस है वो मॉर्टल बीइंग है, और ये वीनस जो है देवी है, तो देवी जो इमॉर्टल है। तो ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एंडीमियन है वो भी मॉर्टल है, और वो किसकी तलाश में है, इमॉर्टल की तलाश में। तो एक बेस इसके लिए पहले से ही फोरकास्टिंग कर दी गई है। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है कि इसको ढूंढने के लिए अब वो अंडर वाटर की जर्नी करता है, समुद्र के नीचे जाके ढूंढता है कि वो गॉडेस जो है वो कहाँ मिलेगी। तो इसकी मुलाकात होती है ग्लॉकस से, जो कि एक देवता है। वो किसका देवता है, समुद्र का देवता है, और उसे एक विच, सर्सी नाम की एक विच ने 1000 सालों से उसे बंदी बना रखा है। और इसकी जो बिलावेड है ना, स्काइला, उसको इसने मॉन्स्टर बना दिया है विच ने। तो ये जो एंडीमियन होता है ना, ये इसको छुड़ा लेता है विच की चंगुल से। और फिर उसके बाद क्या होता है, फोर्थ पार्ट में दिखाया गया है कि इसको एक इंडियन मेडन मिलती है वहाँ पर, और फिर इसको इससे वो बहुत ही खूबसूरत होती है, और एंडीमियन को इससे प्यार हो जाता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, ये एक बड़े से काले से पक्षी के ऊपर बैठ के जाते हैं। आपने देखा होगा ना, अवतार मूवी पर भी वो बड़े बड़े पक्षियों के ऊपर बैठ के, बर्ड्स के ऊपर बैठ के सैर करते हैं। वैसे ये दोनों जो लोग होते हैं ये बैठकर कहाँ जाते हैं, माउंट ओलंपस में, जहाँ पर ये सिंथिया रह रही होती है, मून गॉडेस, वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर ये पहुँचता है एंडीमियन, तो देखता है कि उसकी जो ब्यूटी है ना वो फेड हो रखी है। तो ये वापस इसके साथ आ जाता है वहाँ से, किसके साथ, इंडियन मेडन के साथ। जब ये वापस आता है तो इंडियन मेडन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। तो ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो ये जो एंडीमियन है इसके प्यार में बहुत पागल हो चुका है, दर दर भटकता है पागलों की तरह, आवारा आशिक की तरह। तो ये सब देख कर ना इंडियन मेडन से रहा नहीं जाता, और वो इसके सामने आ जाती है, और फिर अपना सीक्रेट रिवील कर देती है। और वो सीक्रेट क्या होता है कि ये जो सिंथिया है ना, वही इंडियन मेडन का रूप लेकर आई है। और ये एंडीमियन को बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की तुमको भूलने की, तुमसे अलग रहने की, पर मैं ऐसा कर नहीं पाई। तब फिर इसके बाद ये दोनों लोग जो हैं वो साथ रहने लग जाते हैं। तो ये थी कहानी जॉन कीट्स की, एंडीमियन की। और जो अब आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, ये एंडीमियन की फर्स्ट पार्ट की कुछ लाइंस हैं, शुरुआती लाइंस। इनको हम अब आगे रीड करेंगे। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट will keep a bower quiet for us, and
asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो इस स्टेंजा में क्या कहा है पहली लाइन में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनकी जो खुशी है वो हमेशा बरकरार रहती है, उसकी जो खूबसूरती है वो और बढ़ती चली जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम, वो कभी कम नहीं होती। बट इट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। बोवर क्या होता है? शेडी ट्री जो होते हैं, जो दो ट्री मिलके शेड बनाते हैं ना, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं? एक शेड का काम करते हैं, ठीक। एंड अ स्लीप, जिसके नीचे हम सो सकते हैं, साउंड स्लीप ले सकते हैं, स्वीट ड्रीम ले सकते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और हम क्वाइट ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये जो खूबसूरत चीज़ों की खूबसूरती है ना, इसे महसूस करना एक मेडिटेशन की तरह है। तो ये तो था फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। और फिगर ऑफ स्पीच जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पोम है वो लिखी गई है राइमिंग कपलेट में। राइमिंग तो आप जानते ही होंगे, जब लास्ट का जो वर्ड होता है वो एक जैसा साउंड करे। जैसे यहाँ पर फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ये एक जैसा साउंड कर रहा है ना, तो ये तो हो गया राइमिंग। और कपलेट का मतलब क्या होता है? कपलेट जो है कपल शब्द से, वर्ड से मिलकर बना है। कपल का मतलब होता है जोड़ा। तो राइमिंग का जब जोड़ा होगा ना तो उसे हम राइमिंग कपलेट कहेंगे। जैसे यहाँ पर फॉरएवर, नेवर एक जैसा लग रहा है ना, तो इसको हम ए मान लेंगे, और कीप, स्लीप इसको बी। इस तरह से जो इस पोम की जो राइमिंग कपलेट है वो है ए बी सी डी ई, इस तरह से चलेगा ये। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो पोम है वो लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में। मैंने इससे पहले जब आपको डैफोडिल पोम कराई थी तब इसमें हमने पढ़ा था, उसमें हमने कि आयम क्या होता है। आयम का मतलब होता है कि जब एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो करता है स्ट्रेस्ड सिलेबल को। पहला जो होगा अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस, जोर देकर बोला जाएगा। उतार चढ़ाव, जब बोलने में उतार चढ़ाव आता है ना, उसे ही हम सिलेबल बोलते हैं। और ये जोड़ा कैसा होगा? पहला अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। और ऐसे ऐसे जब 5 जोड़े बन जाएंगे ना, यानी 10 सिलेबल्स हो जाएंगे, 10 बार कभी कम दबाव होगा और कभी ज़्यादा दबाव देकर हम बोलेंगे, ज़ोर देकर बोलेंगे। तो इस तरह के 5 जोड़े हमारे पास होंगे और इसे हम पेंटामीटर कहेंगे। पेंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 की पेयर्स होते हैं, तो इसे पेंटामीटर कहते हैं। तो आयम्बिक पेंटामीटर इस पोम में यूज़ की गई है। और इसको आयम्बिक पेंटामीटर को हम हीरोइक कपलेट भी कहते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है या हीरोइक कपलेट यूज़ हुआ है, तो आप बोथ में निशान लगाएंगे, नहीं तो इन दोनों में से एक दिया होगा तो उसमें निशान लगा देंगे, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 4th लाइन में, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो यहाँ पर स्लीप और स्वीट में स साउंड बार बार आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एन्जॉयमेंट है। और गाइस क्या है कि यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आएगा, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, एन्जॉयमेंट है यहाँ पर। तो एन्जॉयमेंट क्या होता है कि व्हेन द सेंटेंस इज़ बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ब्रेक। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं आया, कोई पंचुएशन मार्क नहीं आई, और यही लाइन दूसरी लाइन तक जा रही है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, अब जाकर यहाँ पर एक कोमा आया है। तो फर्स्ट लाइन सीधा चलकर बीच में आई, 1.5 लाइन बन गई है ना, ये 1.5 लाइन हो गई है। तो फर्स्ट लाइन में तो कोई जो है आपको कोई कोमा, कोई ब्रेक नहीं देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एन्जॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग्स की कंपैरिजन की गई है बॉवर से, एक शेडी ट्री की जैसे। ये जो छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक शेड का काम करती हैं। ये इस तरह से कंपैरिजन किया गया है, पर ऐसे कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, जैसे एज, सच एज, सो दैट, इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है, देयरफॉर एंड ऑन एवरी मॉरो
Are we reading a flowery band to bind us to the earth? Spite of despondence of the human dearth, of noble natures of the gloomy days, of the all unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. कितनी खूबसूरत बात कही है पोइट ने यहाँ पर। पोइट कहता है कि इस प्रकार ऑन एवरी मॉरो, हर दिन हम क्या करते हैं, हम बुनते हैं इन खूबसूरत चीज़ों की। ये छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, पोइट कंपेयर करता है इन्हें एक माला में लगे हुए फूलों से, कि जैसे एक माला में छोटे 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 फूल करके काफ़ी सारे फूल होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में ये छोटी छोटी खूबसूरत सी चीज़ें अभी कुछ भी हो सकती हैं। जैसे किसी बच्चे की मुस्कान हो सकती है, या फिर आपने किसी को रोड ही क्रॉस करा दिया हो, तो वो जो मदद आप किसी की हेल्प करते हैं रोड क्रॉस कराने में, तो आपको एक प्राउड फील होता है। वो जो फीलिंग है ना, वो जो अनुभव है, वो ही आपके लिए खूबसूरत है। या फिर आप कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, और ऐसे में यदि आपका कोई फ्रेंड आपके कंधे पर हाथ रख कर कह दे कि नहीं तुम कर सकते हो, मुझे विश्वास है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो पल है जो आपको एनकरेज करता है आगे फिर से शुरुआत करने के लिए, वो भी तो खूबसूरत है ना। या फिर आपने किसी पौधे में से पत्ते को निकलते हुए देखा हो, फूल को खिलते हुए देखा हो। आपने देखा ना कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो भी तो डैफोडिल्स को हवा में झूमते हुए नाचते हुए देखते हैं, और इतने सालों के बाद भी जो उस चीज़ की खूबसूरती है, उस दृश्य की जो खूबसूरती है, वो उनकी आँखों में, उनके मन मस्तिष्क में बनी रहती है। वो क्या कहते हैं, व्हेन ऑफ्ट on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fill and dances with the daffodils. तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो ये जो छोटी छोटी खूबसूरत सी चीज़ें हैं ना, ये क्या काम करती हैं, एक बंधन का, बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हमें बांधे रखने का काम करती हैं। किससे, अर्थ से। अब आगे पोइट क्या कहता है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्स, डेस्पोंडेंस मीन्स निराशा, और डर्थ मीन्स लैक ऑफ समथिंग, कि निराशा के बावजूद ये जो छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं, निराशा के बावजूद, और इनह्यूमन डर्स ऑफ नोबल नेचर, कि जो अच्छे लोगों की कमी हो गई है, हमारे अंदर जो अच्छाई की कमी हो गई है, और ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स जो सैडनेस के जो दिन हैं उनमें, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जो हमारे अनहेल्दी वेज हो गए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ओवर डार्कन मतलब जो हम गलत रास्ता अपनाते हैं अपने गोल को अचीव करने के। और आपने देखा होगा कि क्या होता है, अमीर बनने के लिए एटीएम ही उठा के ले जाते हैं। ये क्या है, ये चोरी है, गलत रास्ता ही तो है। हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, चोरी करते हैं। तो ये सब जो ओवर डार्कन वेज है अपने गोल को अचीव करने के लिए, इसमें जो ये खूबसूरत चीज़ें हैं ना, क्या करती हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल मीन्स ये जो कफन है, ये जो कपड़ा पड़ गया है कहाँ पर, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे जो आत्मा है इन सब नेगेटिव चीज़ों से कैसी हो गई है, डार्क हो गई है। और ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये इस पर्दे को, इस कफन को हटाने में हमारी मदद करती है, और हमारी मदद करती है अर्थ से जोड़े रखने में। जो कि ये जो मटीरियलिस्टिक अर्थ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। ऐसे में यहाँ पर बंधे रहना, यहाँ पर ज़िंदा रहना कौन ज़िंदा रखता है, ये छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें। तो अगर अब मैं शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है, दैट एवरी डे वी हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, sorrows and depression etc. But it is the thing of beauty that works to remove all gloomy dark clouds away from our lives, from our spirit.
तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। अब ये एनाफोरा क्या होता है? इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन। मतलब लगातार 2 लाइन चल रही होंगी और उसके स्टार्ट में, दोनों लाइन्स के स्टार्ट में एक वर्ड होगा जो बार बार आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द अनहेल्दी वेज। तो यहाँ पर ऑफ 3 टाइम्स आया ना, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। कहाँ पर? बैन टू बाइन में ब की साउंड 2 बार आ रही है और नोबल नेचर में न की साउंड जो है वो 2 टाइम्स आई है और सम शेप में स की साउंड जो है वो 2 टाइम्स आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये खूबसूरत चीज़ें हैं छोटी छोटी, इसको कंपेयर किया गया है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड से और बिना किसी एज और लाइक और सच एज का इस्तेमाल किया, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं जब हम कहते हैं रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल भी हुआ है। जब आप इमेजरी का क्या होता है? जब आप कोई लाइंस पढ़ते हैं, स्टैंजा की लाइंस पढ़ते हैं, तो आपके सामने एक विजुअल डिस्क्रिप्शन आ जाता है। जब आप फ्लावरी बैंड कहते हैं तो आपकी आंखों के सामने फ्लावर्स का एक बैंड उभर कर आता है सामने, तो इसे कहते हैं इमेजरी। यहाँ पर इमेजरी का यूज़ हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। तो आगे के स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो ये जो सन है और ये जो मून है एंड ट्रीज ओल्ड क्या? जो कि पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जो जिनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, बड़े बड़े ट्रीज़, उनकी बात कर रहा है। एंड यंग, जो उनसे थोड़े से छोटे हैं वो। एंड स्प्राउटिंग मीन्स जिनमें अभी अंकुर फूट ही रहा है। आपने देखा होगा ना कि घर में जब आप चना भिगो के रखते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से स्प्राउटिंग होने लगती है, अंकुर फूटने लगता है। वो कितना क्यूट सा लगता है ना? तो वो किस तरह है? अ शेडी बून, शेडी मतलब छायादार, बून मीन्स ब्लेसिंग है। किसके लिए है? फॉर सिंपल शीप। आपने सुना होगा कि जो शीप है ना, वो सबसे इनोसेंट एनिमल माना गया है और वो इतना भोला है, इतना नादान है, उसे कुछ पता ही नहीं है, मतलब इस तरह का है। और वो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसके आसपास की सारी चीज़ें। एंड सच आर द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। जिस ग्रीन वर्ल्ड में वो रहता है, जंगल में रहता है, वहाँ पर ये जो सन है, मून है, बड़े ट्रीज़ हैं, छोटे ट्रीज़ हैं, और इवन कि जो अभी अंकुर फूट ही रहा है ना, वो सब इस सिंपल से शीप के लिए क्या है? एक शेडी बून की तरह है, एक छायादार वरदान है, ब्लेसिंग्स हैं, उसकी तरह है। और अगर हम थोड़ा सा और फिलोसफिकल हो जाए ना, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जो शीप है ना, वो हम हैं। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है? हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं होता और दुनियादारी से बिल्कुल अनजान होते हैं। हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव क्वालिटी नहीं होती है उस समय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये हमारे आसपास के जो नेचर ने हमें दी हैं, ये सब हमारे लिए एक ब्लेसिंग का काम करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। एंड क्लियर रिल्स, किसका काम करते हैं ये? क्लियर रिल्स की तरह। रिल्स क्या होता है? रिल्स होता है कि जब आप पहाड़ों में देखते हैं कि कहीं से अचानक जो पानी फूट जाता है, पानी की एक जो फुहार फूट जाती है, या चश्मा कह सकते हैं उसे हम, तो वो क्या करती है? दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मतलब क्या होता है? एक कवर की तरह काम करती है, कूलिंग कवर की तरह काम करती है खुद के लिए। आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ से वो चश्मा वो जो पानी की जो धारा बहकर जाती है, उसके नीचे की ज़मीन जो है ना, वो बहुत ही ठंडक प्रदान करती है अगेंस्ट द हॉट सीज़न होते हुए भी। पर उसके नीचे की जो ज़मीन होती है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें क्या करती है? वो ठंडक प्रदान करती है अगेंस्ट द हॉट सीज़न। ये कहता है कि ये ठंडक किसके अगेंस्ट प्रदान करती है? हॉट सीज़न के अगेंस्ट। कि जब गर्मी होती है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल कूल होता है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है वहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो पोएट तो था, उसने तो नेचर की बात की, जंगल की बात की, पर हम तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के बीच में।
तो ऐसे में ये जो बातें हैं किड्स की वो हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होती हैं, हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि ये जो शीप है ना, सिंपल सा शीप वो हम हैं, और हमारे चारों ओर हॉट सीज़न क्या है, ये जो हमारा डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, ये सब क्या है, ये सब है हॉट सीज़न। और इसके अगेंस्ट ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, छोटे छोटे खूबसूरत चीज़ें जिसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया था आपसे, ये चीज़ें किसका काम करती हैं, ये एक शेडी बून की तरह है, हमारे ऊपर एक छाया की तरह है, जो कि हमें क्या करती हैं, इन मुसीबतों से, नेगेटिव चीज़ों से बचा कर रखती हैं, हमारे दिल को, हमारी आत्मा को पवित्र करके रखती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी से फिगर ऑफ स्पीच। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्प्राउटिंग शेडी में स साउंड बार बार आया है, और सिंपल शीप में भी स साउंड है जो 2 बार आया है, और कूलिंग कॉवर्ट में भी जो का की साउंड है वो 2 बार आई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इमेजरी का प्रयोग किया गया है। जब हम ये सारी लाइंस को पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, तो हमें एक विजुअल डिस्क्रिप्शन, एक इमेजरी हमारे आँखों के सामने पिक्चर सी छा जाती है। तो यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। और एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल की गई है, वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है कि जब 2 अपोजिट वर्ड्स या फिर 2 अपोजिट चीज़ें या कंट्रास्ट जो चीज़ें हैं ना, उनको किसी कंजंक्शन से जोड़ा होता है, या फिर वो एक सेंटेंस में कहीं दूर दूर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, तो यहाँ पर ओल्ड भी बताया है और यंग भी बताया है ट्रीज़ को। तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं, एक तरफ ओल्ड बता दिया है, एक तरफ यंग बता दिया है, पर इसको जोड़ा है कंजंक्शन से। तो यहाँ पर है एंटीथेसिस। इसके अलावा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरोन। तो ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल 2 अपोजिट चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल साथ रखा जाता है। ये हम आगे वाले स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे वाला स्टैंजा देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन क्या थी, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ट्रीज़, कि फॉरेस्ट के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच ट्रीज़ का क्लस्टर है, ट्रीज़ का झुंड है, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम। वो रिच है किस चीज़ से, स्प्रिंकल कर रही है वहाँ पर फेयर मस्क रोज़। फेयर मस्क रोज़ को बहुत ही सुंदर सुंदर से जंगली रोज़ की जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सारा संसार है ना, ये जो झुंड है, वो एक संसार की तरह से है जो कि नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, और उसके बीच में जो रोज़ है ना ब्लूम कर रहे हैं, वो जो ब्लूम करना है वो क्या है, वो छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों से मिलने वाली खुशी है, जॉय है, वो ब्लूम कर रहे हैं हमारे अंदर। ठीक है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ डूम्स। और ये किसकी तरह है, जैसे ग्रैंडर, ग्रैंडर मीन्स मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस किसका, डूम का, लास्ट डे का। अब यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है ना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच में। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है, वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। जो कि हम इमेजिन करते हैं, वो मैग्निफिशेंस जो है वो हम इमेजिन करते हैं किसके लिए, माइटी डेड के लिए। माइटी मतलब जो शक्तिशाली हैं, और जो डेड हो गए हैं, इनएक्टिव। यहाँ पर भी कंट्रास्ट दिखाया है, इसको मैं क्लियर करूँगी आपको आगे। और ये माइटी डेड कौन है, ये माइटी डेड हैं वो वॉरियर्स जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया या लोगों की मदद की, जैसे भगत सिंह हो गए, और नेल्सन मंडेला हो गए, मदर टेरेसा हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ये सब क्या है, इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जिया। जब तक जिया तब तक बहुत खूबसूरती से जिया, और उसके बाद इनके जाने के बाद भी हम इतने सालों बाद इनको याद करते हैं। जब इनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें प्राउड फील होता है। तो वो भी तो खूबसूरत चीज़ें हुई ना। तो आगे हम करते हैं ऑल लवली टेल्स। जितनी भी टेल्स हैं इन माइटी डेड की, जितनी भी वॉरियर्स की, इन वॉरियर्स की टेल्स हैं, कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड एंड रेड, जो हमने सुनी हैं या फिर किताबों में पढ़ी हैं। ये सब क्या काम करती हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि इमोर्टल ड्रिंक की तरह है। अब ये इमोर्टल ड्रिंक क्या होता है, नेक्टर। नेक्टर मीन्स अमृत, अमृत की तरह है। और ये एंडलेस फाउंटेन है, इनका एक फवारा जो फाउंटेन बह रहा है, कहाँ से, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, हमारे ऊपर बह रहा है, कहाँ से, हेवन से। गॉड के वहाँ पर एक खड़ा है, और ये जो खूबसूरत चीज़ों का फवारा है ना, ये हमारे ऊपर एक अमृत की तरह बह रहा है।
तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है कि दैट लेजेंडरी टेल्स ऑफ माइटी वॉरियर्स दैट वी रेड और लिसन are also just another form of beauty and as beauty doesn't have any definite form। अब ब्यूटी की कोई, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्यूटी क्या है तो कोई उसकी निश्चित परिभाषा तो नहीं है ना। तो ये जो माइटी डेड की स्टोरीज़ हैं वो भी एक खूबसूरत चीज़ें हुई। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हैव हर्ड में ह साउंड रिपीट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। और यहाँ पर क्या है ना कि कंपोनेंट, नेचर के जो कंपोनेंट हैं उसको कंपेयर किया गया है इमोर्टल ड्रिंक से, अमृत से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग एज लाइक सो दैट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है मस्क रोज़ में। जब आप मस्क रोज़ ब्लूम ये लाइन पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक इमेजरी सी विजुअल डिस्क्रिप्शन आ जाता है ना, तो यहाँ पर इमेजरी का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ग्रैंडवर ऑफ द डूम, एक तरफ मैग्निफिशेंस बताया है और बताया है तो यहाँ पर एंटीथेसिस है। बीच में कुछ वर्ड्स है ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि दो अपोजिट्स के बीच में कुछ वर्ड्स आ जाएं या फिर कंजंक्शन आ जाए तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दूर दूर पड़े दो कंट्रास्ट चीज़ें आ जाएं तो यहाँ पर जो होता है एंटीथेसिस होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं माइटी डेड, माइटी भी है और डेड भी है, शक्तिशाली भी है और डेड भी है, इनएक्टिव है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। दो अलग चीज़ों को एक साथ रख दिया गया है तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। गाइज़ ये तो थी आज की पोएम की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए।